ओके, आवाज आ रही है क्लियर? जी सर क्लियर है। ओके गुड, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? वो जिक्र कर रहे थे किसका, कि जब भी आपके पास टार्क जब ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल बैटरी से करंट ज्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना कि आप जब किसी चीज पे लोड ज्यादा बढ़ा देते हो तो वो क्या करता है, सप्लाई से, लाइन से, या जो भी आपका पावर सप्लाइंग इक्विपमेंट है उससे ज्यादा करंट ड्रा करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि करंट जो है ना यहाँ पे टार्क जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है इन द शंट डीसी मोटर। ठीक है, ये पूरे जो जिक्र हो चुका है इसकी थ्योरी पीछे। तो अब करंट अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 200 करंट पे अभी क्या हुआ है, मतलब 200 करंट का मतलब ये है कि वहां पे ज्यादा टार्क की रिक्वायरमेंट जनरेट हो रहा है। तो उस पे भी स्पीड देखें तो कितनी हो गई है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूँ, बाकी तो सेम कैलकुलेशन, सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास स्पीड कितनी आ रही है, 114, मतलब 1200 से 1144 पर स्पीड आ गई है। मतलब थोड़ी सी स्पीड रिड्यूस फिर भी हुई है। मतलब जैसे अब 300 पे एज पर दी थ्योरी क्या होना चाहिए, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए आपके हिसाब से? आपकी अंडरस्टैंडिंग कम क्या होनी है, चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना। कम होनी चाहिए, इसलिए अब देखते हैं अब इसी को सॉल्व किया हुआ है प्रॉब्लम। अच्छा, तो इसमें अब क्या हुआ है, 300 वही 300 पे देखा तो क्या होता है, पहले ई निकाला, ई लोड पे क्या होगा जब 300 करंट रिक्वायरमेंट है उस टाइम बैक ईएमएफ कितना होगा वो निकाला। तो देखो कितनी स्पीड होगी, 1115। तो कम तो हुई है, तो मतलब थ्योरी के साथ सही चीज है कि, मगर इतनी ज्यादा कम नहीं हुई है। जिस तरह अगर डीसी शंट मोटर होता, सॉरी डीसी सीरीज मोटर होता, ये तो डीसी सीरीज सीरीज होता, तो वो लोड के हिसाब से अच्छी खासी स्पीड कम हो जाती है उसकी। उसकी जो लोड के हिसाब से जो है ना करंट, जो आपके पास स्पीड पे ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसके। उसका जो मैंने ग्राफ दिखाया था ना आपको, कि कुछ इस तरीके से हो रहा था, जैसे लोड बढ़ रहा था ग्राफ कुछ यूं जा रहा था, डायरेक्टली एक अच्छी खासी उसमें चेंज आएगी। तो उसके भी फिर हम प्रॉब्लम देख, आई होप के स्लाइड में है, नहीं तो वो भी कर देंगे। अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी ओके। जी। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा। अच्छा, मैं ये एक एक प्रॉब्लम यहाँ पे करवा रहा हूँ, मतलब उसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह इसी से क्विज और असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट जो क्विज नंबर 2 वो इस पार्ट से जो है विद इन नेक्स्ट वीक या उससे भी नेक्स्ट वीक में मैं रख लूंगा। असाइनमेंट तो आपको मिल जाएगी इसी वीक में मैं रख लूंगा, सैटरडे या संडे को। असाइनमेंट उसका जो मेन फोकस होगा ना वो मशीन, डीसी मशीन के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, पूरा उसी से रिलेटेड हो। पहले वाला हमने सर्किट के पार्ट पे सर असाइनमेंट सॉरी सर 20 मार्क्स का रखेंगे आप? नहीं नहीं, असाइनमेंट 20 मार्क्स का नहीं होता। 20 मार्क्स के टोटल जो मार्क्स होते हैं ना, असाइनमेंट उनका पार्ट है सेशनल। 3 असाइनमेंट 3 क्विज़ होते हैं ना, तो पहली असाइनमेंट और पहली क्विज हो चुकी है, वो था सर्किट से रिलेटेड जो पार्ट। उसमें मैंने सर्किट से रिलेटेड जो असाइनमेंट में जितना भी फोकस था वो जितने भी सर्किट के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस पे था, और क्विज भी उसमें से ली थी। अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, क्योंकि अब मैं इसके प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ आज, तो नेक्स्ट असाइनमेंट इन्हीं प्रॉब्लम से और इसके जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स और जो जनरल डिस्कशंस जितनी भी मैंने की हुई है उनसे रिलेटेड होगा। तो असाइनमेंट 2 में असाइन कर दूंगा, क्विज जो है आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे भी नेक्स्ट वीक में मैं आपसे क्विज ले लूंगा, वो मैं बता दूंगा डेट, ठीक है, ग्रुप में। तो बस मेंटली प्रिपेयर रहिएगा आप लोग। ठीक है, ओके सर। ओके। अच्छा, अब क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में, जो हमने पिछला प्रॉब्लम किया है ना उसी ही प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, मतलब मोटर वही सेम है।
दूसरे लफ्जों में आसान वर्ड्स में मैं यूं कहूं कि वही सेम मोटर है, मगर पहले वो कनेक्टेड था शंट मोड में। ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नल वायरिंग की हुई थी ना उसकी, जो स्टेटर और जो रोटर की वायरिंग को पहले शंट में कनेक्ट किया होता, अब उनको शंट से कनेक्ट करके अब उसको सेपरेटली एक्साइटेड मोड में कनेक्ट कर दिया। सेम सीरी वो वाइंडिंग है, सेम चीजें हैं। अब देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बात समझ में आई या नहीं? सवाल का जो सिनेरियो समझ में आ गया क्या है? तो इट मींस जो इसमें भी जो डेटा हमारी यूज होगी ना, वो प्रीवियस वाली होगी। कौन सी? ये वाली डेटा। टर्मिनल, फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर, ये जो है ना सारी चीजें, इनिशियल स्पीड यही होगी। इसी एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं, मगर अब चेंज क्या किए, पहले उसको शंट मोड में कनेक्ट किया होता, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया था। अब क्या किया है, दोनों को सेपरेट कनेक्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। अब ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हो गया। तो इसके जो इक्वेशंस फिर अलग हैं, और अभी इसी ही सेम को लेके चलेंगे, देखते हैं इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द मोटर इज इनिशियली रनिंग एट n इज इक्वल टू, अब इसने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ डेटा उसने चेंज करके दिया हमें। द मोटर इज इनिशियली रनिंग इज एट द स्पीड n इज इक्वल टू जो 1103 आरपीएम, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 250 है, और जो उसका आर्मेचर जो इसका करंट है वो 120 है, वाइल सप्लाइंग कांस्टेंट टार्क। टार्क जो है वो कांस्टेंट सप्लाई हो रहा है, उसमें टार्क में इतना चेंज नहीं आ रहा। इफ VA इज रिड्यूस्ड, ठीक है, टू 200, तो डिटरमाइन द इंटरनल जनरेटर वोल्टेज, द फाइनल स्पीड ऑफ द मोटर। पहले ये बताएं, सवाल समझ में आ गया या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? एक बार रिपीट कर दिएगा सर। अच्छा, सवाल ये है कि भाई वो पहले वाला एग्जांपल 2 वाला जो मोटर था उसी को हम कर रहे हैं अभी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में कनेक्टेड। तो उसमें जो वो इनिशियली ना, अब जब सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में कनेक्ट किया है, तो उसकी जो कोई डेटा जो दी हुई है वो ये दी हुई है कि भाई इनिशियली वो 1103 स्पीड पे चल रहा है, और उसके जो आर्मेचर जो वोल्टेज है वो 250 है, और जो उसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस है 120 एम्पियर है, और जो टार्क दे रहा है वो कांस्टेंट टार्क सप्लाई कर रहा है, मतलब टार्क कांस्टेंट है आपका। और VA जो आपका आर्मेचर वोल्टेज है, अगर कहता है कि 250 से 200 वोल्ट पे कर दिया जाए, ठीक है, तो बताओ कि उसके अंदर जो बैक ईएमएफ जनरेट हुआ होगा, जिसको हम EA कर रहे हैं, इंटरनल जनरेटर वोल्टेज, वो कितना होगा, और उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। मतलब हम जब वोल्टेज कम कर रहे हैं, जब 250 पे आपका आर्मेचर वोल्टेज है, उस टाइम तो वो 1103 स्पीड पे था, मगर अब क्या हो रहा है, अब स्पीड हम जो आर्मेचर का वोल्टेज है वो कम कर देते हैं 250 से 200 तक, मगर उसमें टार्क कांस्टेंट है, टार्क फिर भी सेम ही आ रहा है। तो बताओ इंटरनल जनरेटर वोल्टेज कितना होगा और फाइनल स्पीड कितनी होगी। बात क्लियर हो गई? अब सिनेरियो समझ में आया? ठीक है सर, समझ आ गया सर। अच्छा। ओके, तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का जो पहले जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये है, और मैंने जिस तरह आपको कहा कि काफी, क्योंकि इसमें जो कुछ ये सेम वही मोटर है, तो वाइंडिंग्स की जो आपके पास वैल्यूज होंगी ना, रेजिस्टेंस वगैरह वो सेम ही होंगी। तो पिछले वाले में वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस कितनी थी? 0.06 ही थी मेरे ख्याल में, ये देखो लिखा हुआ है, क्योंकि इसी मोटर को हम लगा रहे हैं ना। आइए बात समझ में। और बाकी लोड करंट 120, लाइन वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पर इसको सेपरेटली कनेक्ट किया हुआ है। तो बाकी वैल्यूज हमें, तो पहले आते हैं इसको, ठीक है, जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में जो लाइन वोल्टेज या IA जो होगा वो सेम ही होगा। तो इसने हमें IA दिया हुआ है, तो लाइन वोल्टेज या IA वो सेम ही होता है, जो ये पिछले मैंने इक्वेशंस में दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, इनिशियल आर्मेचर वोल्टेज कितना है? 250, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.06 से इनिशियल स्पीड N1 इज इक्वल टू 1103 है। ये डेटा हमें मिल गई। अब हमें निकालना है कि पूछा क्या जा रहा है, इंटरनल जनरेटर वोल्टेज, जो जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, एज पर दी सेपरेटेड एक्साइटेड मोटर। यहाँ पर जो दिखा दिया था मैंने, ये इसमें क्या है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है।
इसमें क्या था, लाइन वोल्टेज IA के बराबर है और यहाँ पर आपके VT इज इक्वल टू EA प्लस IAR है, इसके बराबर है। तो इसमें से हमें EA कैसे मिलेगा, ये सिंपल उस तरफ चला जाएगा, तो VT माइनस IAR है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। वैसे भी एग्जाम्स होते हैं तो कुछ बेसिक फार्मूला मिल जाएंगे अगर फिजिकल होते हैं, अगर ऑनलाइन होते हैं तो ये तो वैसे ही आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो याद करने की चीजें जरूर नहीं पड़ेगी, मुझे पता होगी कौन सी चीज किसके पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला अभी हो गया। तो VT मिला हुआ है 250 माइनस IA मिला हुआ है और RA आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है वो मिली हुई है, उससे हमें EA मिल गया। पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई क्या सबको या नहीं? बहुत सिंपल था पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट हो गई सर, क्लियर हो गई सर। ओके गुड। तो सेकंड पार्ट अब क्या है, कहाँ गया हमारा, अच्छा सॉरी हम, अच्छा अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये पहला पार्ट, यूज KVL टू फाइंड EA2। ठीक है, EA2 किसके बराबर होगा? अब EA2 कौन सा होगा, क्योंकि पहले हमने ये किस में निकाला है, जब आपके पास VT कितना है 250 है, उसने हमें क्या बता पूछा था कि भाई इस 250 को जब मैं किस पे कन्वर्ट कर दूं, 200 पे कन्वर्ट कर दूं, ऐसे ही था ना सवाल में, यही था ना कि जब ये जो आपके पास ये किस पे कन्वर्ट होगा, 200 पे कन्वर्ट होगा, तो बताएं फिर 200 क्या पे। है? ठीक है, तो यही कहा हुआ है ना, तो अब इस पे हम निकालेंगे। सही है सर। ठीक है, फार्मूला वही हो गया, मगर ये रिड्यूस उस पे आ गया है वोल्टेज पे, सिंस टार्क इज कांस्टेंट, क्योंकि टार्क कांस्टेंट है so the flux is also constant, तो IA is constant, this yields a voltage of। अब बात समझ में आई, लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल यही है कि भाई जब स्पीड कम आपके, उसने कहा कि मैंने वोल्टेज रिड्यूस कर दिया, एज पर द कन्वेंशनल मेथड क्या है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, जब आपके पास वोल्टेज रिड्यूस होता है तो करंट भी रिड्यूस होता है। अब यहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, मगर सवाल पैदा या मगर उसने हमें एक कंडीशन बता दी थी। कंडीशन क्या बता दी थी कि भाई आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, और फ्लक्स का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो टार्क कांस्टेंट है। टार्क का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? करंट के साथ। जब टार्क कांस्टेंट है इट मींस करंट भी कांस्टेंट है, तो यही वही बात लिखी हुई है। बात लॉजिक समझ में आई? तो करंट वही सेम रहेगा, और ये जो रेजिस्टेंस तो वैसे ही वो होती है फिजिकल क्वांटिटी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, और ये वोल्टेज रिड्यूस हो गया, तो इससे हमें क्या मिल गया, EA2 मिल गया। अब लॉजिक समझ में आई? पहले 250 पे निकाला, अब हमने इसको रिड्यूस करके किस में निकाला है, 200 पे निकाला है। तो 200 पे हमारे पास अब दोनों चीजें आ गई, इसको हम कहेंगे ये जो सिंपल इसको EA1 कहेंगे, इसको कहेंगे EA2, और हमारे पास फिर आ जाते हैं स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, N2 अपन N1, N2 का मतलब स्पीड 2 डिवाइडेड बाय N1 जो स्पीड 1 जो इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड इसने हमें क्या बताई हुई थी या नहीं? बताई हुई थी सर। कितनी थी? सर 1103 RPM थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे EA2 के वैल्यूज पुट करो। EA2 कितना है जो अभी हमने निकाला है, ठीक है, और वो तकरीबन कितना था, 192 निकला। और ये जो मैंने आपको कहा था ना सिंपल EA लिखा है, तो EA का मतलब EA1 है। ठीक है, तो वो कितनी है 244, तो वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, तो आपके पास ये 244 जो कि EA1 है, और ये 192 जो कि EA2 है, और इनिशियल वैल्यू स्पीड जो है वो 1103 RPM है, वो हमने पुट की। अब बताएं कितनी चेंज आई है? अच्छी खासी चेंज आ गई। अब बात समझ में आएगी, उधर जो है आपकी स्पीड कांस्टेंट थी। फिर एक सवाल हो सकता है जहन में या नहीं, वैसे कोई सवाल पूछ, फर्क क्या है आपको जब स्पीड वहां पे ज्यादा मिल रही है, फिर इसको हम, ये तो स्पीड भी लोड के साथ कम हो रही है, फिर हम इसको क्यों, मतलब इसकी फिर जरूरत ही नहीं है आइडल केस में, मतलब हम समझेंगे यार इसकी क्या जरूरत है जब स्पीड इतनी रिड्यूस हो जाती है, लोड पड़ता है। ये सवाल तो सर आप बताएंगे ना इसका जवाब। नहीं, पहले सवाल किसी के जहन में आया या पूछा है,
मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा है कि जब एक आइडियल मोटर है तो दूसरी, लेकिन वो भी जाहिर सी बात है किसी ना किसी एक मकसद के लिए बनाई गई होगी। हाँ, मकसद तो है, एक तो जाहिर बात है चीजें हर किसी के अपने अपने हैं। इसमें ये है कि टार्क आपका कांस्टेंट था, तो इसमें ये हमें बेनिफिट मिल गया। इसमें जिक्र सही क्या है, हुआ, सही सही। ठीक है। तो हर किसी दो जी। है ना, मैंने कहा ना आउटपुट हमारे जो आते हैं दो फॉर्म में आते हैं, एक स्पीड दूसरा टार्क, ठीक है। तो ठीक है। हर किसी मोटर की कॉम्बिनेशन का कुछ ना कोई, किसी का क्या फायदा है, किसी का क्या फायदा है। किसी में आपका लोड पे स्पीड चेंज नहीं होती मगर उसका टार्क में मतलब फर्क आ जाता है, किसी के टार्क सेम रहता है मगर उसकी स्पीड में फर्क आ जाता है। तो डिपेंड फिर करता है कि आप जो है एप्लीकेशन किस नेचर की है, वहां पे आपको किस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कहीं कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें आपके पास स्पीड जो है ना वो आपके लिए जो है ना इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है, जैसे फॉर सपोज कन्वेयर बेल्ट वगैरह हो गए, जो इस तरह की चीजें होती है ना, वहां पे आपकी स्पीड के हिसाब से चीजें सिंक्रोनाइज हुई होती हैं। उसकी स्पीड आगे पीछे थोड़ी हो गई तो पूरी असेंबली लाइन जो चल रही होती है उसके डिस्टरबेंस हो जाती है। ऐसे ही है कन्वेयर बेल्ट वगैरह इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं तो उन्होंने देखा होगा उन चीजों को, या वैसे भी एयरपोर्ट वगैरह या इस जगहों पे ये चीजें देखी हुई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको मतलब स्पीड को रखना पड़ता है एक लेवल पे, जहाँ पे आप चाहते हैं कि स्पीड पे ज्यादा चेंज ना आए। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास टार्क का मतलब दारोमदार बहुत ज्यादा होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको कंट्रोल करना या मेंटेन रखना। तो सिनेरियोज और एप्लीकेशन के हिसाब से आप चीजों को देखते हैं कि किस जगह पे क्या करना चाहिए। वो एज ए डिजाइन इंजीनियर ये उसी का ही काम होता है कि वो चीजों को फिर असेस करके फाइनल डिसीजन लेता है। ठीक है जी, ये मोहम्मद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं या ऐसे ही टेस्ट कर रहे हैं लिखना स्क्रीन पर? मोहम्मद हानी। सर स्क्रीन पे लिख, ये आपके पास भी शो होती है, मुझे पता नहीं था, बहरहाल वो हाथ मेरा लग गया था। चलो ठीक है, टेस्ट कर लिया ना, कोई इशू नहीं। अच्छा, हमने कौन कौन सी मोटर कर ली? पहले डीसी शंट मोटर का एग्जांपल लिया हमने, पहले तो सिंपल एक मोटर का लिया, ठीक है। फिर डीसी शंट का मोटर का एग्जांपल लिया, फिर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का एग्जांपल लिया। अब एग्जांपल एक और करते हैं डीसी सीरीज मोटर का, ठीक है। अब ये तीनों चारों एग्जांपल इसी ही नेचर के फिर असाइनमेंट और क्विज़ में भी आ जाएंगे। तो डीसी, अब आते हैं इस पे डीसी सीरीज मोटर पे। अब डीसी सीरीज मोटर का, ए डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 800 आरपीएम, और जब 800 आरपीएम पे ये चल रहा था उस टाइम जो करंट लाइन करंट जो उसका है वो ले रहा है वो है 20 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है। जो भी बैटरी या सप्लाई लगी हुई है उससे वो टेम्प जो लाइन या लोड करंट हम जिसको हम कह रहे थे वो उसने सप्लाई से ले रहा है। इफ द लोड इज चेंज, अब क्या हो रहा है, लोड चेंज हो जाएगा। लोड चेंज होने का मतलब क्या है? इनिशियल लोड से चेंज होकर फाइनल मतलब लोड पा तो जाएगा शायद। मतलब जब हम लोड चेंज करेंगे तो मोटर के कौन से पैरामीटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा? सर स्पीड पे भी बढ़ेगा ना। स्पीड में, मगर मिसाल तौर मैं यूं कहूं कि पहले आपको 1 kg चीज उठाते हैं, ठीक है। फिर आप एकदम जो है ना उसको 1 kg की जगह 5 kg कर देंगे तो क्या होगा? 1 kg और 5 kg में डिफरेंस क्या होगा? वेट इंक्रीज हुआ ना वेट इंक्रीज बीच में होगा, तो। मतलब आपको उसमें जो पहले वजन वेट जो जैसे इंक्रीज होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी ना। तो यहाँ पे हमारी फोर्स बिल्कुल क्या है? टार्क है, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट में तो स्पीड जो होती है क्या होती है? टार्क, टार्क भी एक फोर्स है, रोटेटिंग फोर्स है वो, बिल्कुल ठीक है, जो ट्विस्ट करती है चीजों को। तो अब यहाँ पे बिल्कुल क्या बिल्कुल। लिखा, इफ द लोड इज चेंज, मतलब लोड को चेंज किया जाए, दूसरे लफ्जों में यूं कहेंगे बढ़ा दिया जाए, तो उसका मतलब क्या हुआ? मोटर के लिए लोड मतलब टार्क, ठीक है। तो वो चेंज सही। होने हो गया, तो मोटर का जो करंट जो पहले 20 एम्पियर ले रहा था अब वो क्या हो गया? 50 एम्पियर हो गया, ठीक। पहले सही है। 800, अब लोड बढ़ गया। अब डीसी मोटर का ना वो जैन ग्राफ अगर जहन में होगा ना तो चीजें आपको खुद ही प्रॉब्लम देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि स्पीड स्पीड ना ज्यादा आनी चाहिए या कम होनी चाहिए। वो एक इंट्यूटिव बंदे को आ जाता है ना कि इसकी रिजल्ट इसके अंदर होनी चाहिए। तो अब
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटर ऑन न्यू लोड, मतलब पहले 20 एम्पियर ले रहा था, उस टाइम 800 आरपीएम थी, जैसे ही लोड चेंज कर दिया तो 50 एम्पियर, मतलब लोड बढ़ा दिया है, 50 एम्पियर करंट ड्रा कर रहा है, तो मतलब लोड बढ़ गया है। तो लोड बढ़ गया है, तो आपके हिसाब से इसकी स्पीड न्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करें, मगर जो ग्राफ के हिसाब से मैंने दिखाया तो क्या स्पीड होनी चाहिए, 800 से ज्यादा होगी, कम होगी, या बहुत कम होगी, ग्राफ के साथ, अगर ग्राफ ध्यान में हो तो। सर ग्राफ, कम होगी। ठीक है, कम तो होगी, मगर ये कितनी कम होती है अब वो देखिएगा। द आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस समझिए ना, 0.2 और 0.3 दी हुई है। अज्यूम द फ्लक्स इज प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना भी करंट है उस हिसाब से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। अज्यूम सप्लाई वोल्टेज को जो उसने कहा कि अज्यूम करें 250 है, मतलब हमें क्या क्या चीजें मिली हुई है, आई जो आर एफ मिली हुई है, आर ए मिली हुई है, क्योंकि ये जो है ना आपका, ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, और ये आर एफ, और ये वी टी मतलब टर्मिनल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज, और जो ये आपके पास है पहले वाला पार्ट जो आएगा टेम्परेचर आई एल, जिसको हम कहते हैं लाइन करंट, ठीक है, और ये एम्पियर, तो इसको हम कहेंगे N1 800, मतलब ये समझो कि इनिशियल लोड पे या नो, हम यूं कहेंगे नो लोड पे या इनिशियल लोड पे स्पीड, और जो N2 है हमें मालूम करना है, ठीक है। तो डेटा पूरी ये है इस प्रॉब्लम की, तो पहले इस प्रॉब्लम की डेटा यहाँ पर भी लिखी हुई है वैसे भी, तो VT आर ए टू एंड आर एस सीरीज में, सॉरी मतलब इसको आर सीरीज में लगा हुआ है तो इसको हम आर एस लिखेंगे, ठीक है। तो ये 0.3 हो जाएगा, और इनिशियल स्पीड जो है इसकी 800 आरपीएम है, और जो लोड इनिशियल करंट है वो क्या है, आई एल दिया हुआ है 20, और सीरीज में जब डीसी सीरीज मोटर होता है तो उसमें आई एल बराबर किसके होता है, आई ए के। तो पहला समझो कि ये हमें ये आई ए यहीं से मिल गया, यहां तक बात क्लियर है सबको? जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में हमने प्रॉब्लम्स अगर पीछे याद हैं तो फिर ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, सिर्फ फार्मूले क्या होंगे, हमें लगाने पड़ेंगे फार्मूले जो है इसके डीसी सीरीज वाले मोटर के। जस्ट 1 सेकंड। ओके, आवाज आ रही है, क्लियर है? जी क्लियर है, क्लियर है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो नीचे दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट ग्राफ जो है डीसी सीरीज का, ये हमेशा चीजों को जब भी सॉल्व करें तो ये प्रैक्टिस रख लें, तो उससे हेल्प ये हो जाती है कि चीजों को समझने में आसानी हो जाती है। तो क्योंकि सीरीज का उसने जो मॉडल इक्विवेलेंट सर्किट वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें जो दो तीन चीजें कैलकुलेट करनी होंगी वो ये होंगी, ई ए मालूम करना होगा, ठीक है। तो ई ए के फार्मूला हमारा क्या होगा, अगेन वो वी टी वाला फार्मूला लगेगा इस पे। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम को, आगे बढ़ते हैं क्या करना है इस प्रॉब्लम के साथ। तो N1 जो है, जब N1 है तो उस टाइम आई ए कितना है, 20 एम्पियर है। तो ये वो फार्मूला जो है वी टी इज इक्वल टू, यहाँ सप्लाई वोल्टेज यहाँ टोटल वोल्टेज इक्वल टू ई ए वन प्लस आई ए वन, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, पहले ई ए वन मालूम करना है। ई ए वन कौन सा होगा, जब स्पीड कितनी है 800 स्पीड है, और आई ए कितना है 20 एम्पियर है। तो 20 एम्पियर है, और उसमें आर ए और आर एस सीरीज में का जो फॉर्मूला है ना उसमें ये लगेगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसमें बताएं कौन सी चीज जो अब ये पॉजिटिव है इस तरफ, ये इक्वल उस तरफ चला जाएगा, और ये 250 दिया हुआ है, आई ए 20 दिया हुआ है, और ये जो है 0.2 प्लस 0.3, ये दोनों चीजें दी हुई हैं। तो ई ए हमें 1 मिल गया 240। यहां तक बात क्लियर है? अब यहां तक बात क्लियर है सबको? जी सर। ओके, अब क्या हो रहा है, अब सेकंड पार्ट में क्या था कि आप लोग जो है इसको 20 एम्पियर से जो हमारा क्या था 50 एम्पियर हो रहा है। अब बताओ इस प्रॉब्लम में हम कौन सी चेंज करेंगे, मतलब
स्ट्रेटजी क्या आपके जहन में होगी आपकी प्रॉब्लम में? सर इसका आई एज वो चेंज करेंगे ना? हाँ बिल्कुल सही है, आई ए चेंज हो जाएगा। वो कितना होगा? हमें जो इनिशियल दिया था वो तो 20 दिया हुआ था ना? हाँ, तो अब हम उसके बाद चेंज करके उसने कितना रखा था? 50। 50। तो सिर्फ यहाँ पर जो हमारा EA2 होगा, उसमें जो यहाँ पर ये जो है ना चेंज आ जाएगा 50, तो 50 ये होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका EA2 आ जाएगा दूसरी वैल्यू, और EA2 हमें ये आ गया आपके पास, देख रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या आ गया, ये जब ये किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई न्यू EA2, जिसको हम कहा है, जो कि जब 50 एम्पेयर, मतलब जब आपने लोड ज्यादा बढ़ाया होगा या टास्क अब ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम जो बढ़ गया, तो उस टाइम जो EA2 की जो वैल्यू होगी या बैक की EMF होगी, वो होगी 225 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये फार्मूला जो है, इस पे जो फार्मूला ये लगेगा, N2 अपॉन E1 N1 इज इक्वल टू EA2 अपॉन EA1। आगे क्या दिया हुआ है, जो क्या कहते हैं, phi1 अपॉन phi2। phi1 और phi2 क्या मतलब एक फ्लक्स है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ था फ्लक्स के बारे में प्रॉब्लम में? assume the flux produce इज प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट। तो करंट पहले कितना था? 20। 20, और अब बाद में कितना हो गया? 50। 50। ठीक है, जी तो क्योंकि जो फ्लक्स को प्रोपोर्शनल टू करंट किया हुआ है, तो phi1 को रिप्लेस कर दिया I1, क्योंकि उसके उसने प्रोपोर्शनल किया हुआ है ना, और जो phi2 है उसको रिप्लेस कर दिया I2 से। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में बहुत चीज सिंपल हो गई, सारी चीजें मिल गई। तो N2 निकालना है, N2 ये जो N1 है ये इस तरफ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। ये EA2 है जो आपका 225 है, ये N1 जो हमें दिया हुआ था 800 था, और जो EA1 जो था 240 निकला था, और I1 जो है आपका 20 एम्पियर था, और I2 जो है आपका 50 एम्पियर। ये सारी चीजें मिला जुला के करेंगे तो 300 RPM। अब बताएं, बात समझ में आई जो लॉजिक? जी सर। क्या समझ में आई बात? कितनी स्पीड कम हुई है? सर बहुत ज्यादा ही कम हुई है इसमें ग्रेजुअली। ठीक है, तो और उसमें अगर हमने शंट वाला देखा हो, अगर शंट वाला अगर याद हो, तो शंट वाले में बिल्कुल चेंज आई थी 1200 से, फिर भी 1200 और 1100 के दरमियान ही रही। हमने 100 फिर 200 बल्कि 3 टाइम्स उसमें बढ़ा दिया था, ऐसे ही था ना? बिल्कुल बिल्कुल 3 टाइम बिल्कुल। समझोगे, दूसरे लफ्जों में यूं कहेंगे लोड बढ़ा दिया था। यहाँ पर तो आपने 3 टाइम्स नहीं बढ़ाया, 20 था तो 20 में 50 का मतलब 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स बढ़ाया था। तो उसमें आधे से क्या आधे से भी अच्छे खासा ना इसकी स्पीड कम हो गई। तो ये है आपका जो टॉपिक था जिसको मैंने आज क्या किया। तो इनके प्रॉब्लम्स जो हैं अभी और भी हैं, मगर जो मैं इसमें यहाँ तक रख रहा हूँ, बाकी एक मिनट। अच्छा, अब जो है हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, एक दो मैं अभी इसके जो आपको, एक मिनट, ये क्या इशू कर रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही? नो नहीं सर। सर। ओके, एक मिनट। आपके पास
अब हो गई शेयर। ओके ठीक है। अब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है ये डिफरेंट मोटर्स के हैं जो कि मैंने दिखाए हुए थे। ठीक, अब इनमें ये वही सेम सारी चीजें जो हम अभी करके आए हुए हैं। ठीक है, ये स्पीड और आर्मेचर करंट। ओके, ये लिंक फिर दोबारा खत्म हो जाएगा। फिर जैसे लिंक खत्म होता है तो मैं लेक्चर एंड कर दूंगा। मैं सिर्फ प्रॉब्लम जो है आपको डिस्कस कर देता हूँ। वो ये है कि प्रॉब्लम ये है कि एक मोटर है, ए डीसी शंट मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.8 एंड फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ 220। द मोटर फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब K5 वर्सेस जो आपके पास फील्ड करंट इज शोन इन फिगर, यहाँ पर फिगर में दिए हुए हैं। ठीक है, ये K5 का क्या है, ये है एक्चुअल में करंट और फ्लक्स। वहां पर हमें क्या दिया हुआ था, जो प्रॉब्लम पीछे जो दिया हुआ था उसमें था कि भाई वो सपोज करा था कि करंट जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके फ्लक्स के। यहाँ पर फ्लक्स और करंट के दरमियान एक रिलेशन बताया हुआ है कि ये है वैल्यूज, मतलब उसने दी हुई है इस ग्राफ के थ्रू दिया हुआ है। इस कैलकुलेट दी फील्ड करंट इफ, पहला उसने पार्ट ये है। दूसरा है कि इफ द मोटर ड्राइव्स ए कांस्टेंट लोड, मतलब कांस्टेंट लोड है आप कांस्टेंट लोड टॉर्क। अब यहाँ पे क्या किया, हमने अभी तक जितनी भी चीजें की थी स्पीड और उस पे की थी ना, हम सब कह रहे थे कि टॉर्क कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट है, ये सारी चीजें। अब इसने थोड़ा सा घुमा के क्या किया, भाई टॉर्क कितना है तो कैलकुलेट करो करंट, आर्मेचर करंट और स्पीड। अब टॉर्क के इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बाकी चीजें वही यूज होंगी जो उस दर हमने अप्लाई की थी। तो पहले बात तो यहाँ पर ये आ गई फील्ड करंट, वो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा IF इज इक्वल टू V ओवर RF। तो ये RF जो दिया हुआ है वो भी 220 दिया हुआ है, V जो है 220 है, तो हमारे पास 1 एम्पियर आ गया। ग्राफ जो दिया हुआ है, ग्राफ से जब आप निकालेंगे, ये देखो करंट कितना आया है, यहाँ पे कितना आया है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज जी आ आ रही रही है। है। ओके, तो रिस्पॉन्ड करते रहें ताकि आइडिया हो। अच्छा, तो ये जो 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर पे आप ग्राफ से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जो है ना समथिंग करके कुछ ना कुछ अराउंड 5 समथिंग करके कुछ वैल्यू आएगी, वो होगी K5 की। तो इसमें भी यही किया हुआ है K5 की। बात समझ में आ गई? तकरीबन जी सर। 5.5। अब टॉर्क की जो इक्वेशन है ना फॉर दी जो शंट मोटर, केस में शंट मोटर है हमारा। अब ये जो ना मैंने जनरल इक्वेशन पिछले लेक्चर में जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड शेयर किया था, उसमें ये बताया हुआ है, मगर ये सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए। अब शंट मोटर है, टॉर्क की इक्वेशन वो क्या है, T इज इक्वल टू K5 ओवर 2 पाई IA। मतलब अब आपके पास क्या चीजें थी, K5 चाहिए था, 2 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जो है K5 की वैल्यू मिल गई आपको, 2 पाई वैसे ही कांस्टेंट होता है। आर्मेचर करंट दिया हुआ था हमें, अच्छा आर्मेचर करंट इसने जो इससे आर्मेचर करंट मिल जाएगा, टार्क दिया हुआ था ना, टार्क कितना है, टार्क कितना है भाई? 17.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आपके पास ओके क्या हो रहा है, ठीक है आपके पास टार्क भी मिला हुआ है, K5 भी मिला हुआ है, 2 पाई भी मिला हुआ है, IA मिल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूले से। टार्क भी दिया हुआ है, K5 की वैल्यू मिल गई, 2 पाई वैसे ही कांस्ट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जी है। हो जाएगा सर, ठीक है, बिल्कुल। तो IA आपको आर्मेचर करंट मिल गया। जब आपके पास जी आर्मेचर सर, करंट मिल गया, फिर यहाँ पर वही वोल्टेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। सही है। ठीक है, और ये जो है किसके बराबर हो जाता है,
जो यहाँ पर K5N, अच्छा अब ये जो EA का जो है ना, ये EA का जो समझोगे, हमने तो अभी तक डायरेक्टली EA का फॉर्मूला क्या हुआ है, VA IA, दूसरा क्या है K5N, ठीक है। अब K5 मिला हुआ है, N स्पीड है, हमें पता नहीं है मगर हमें खुद मालूम करनी है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, EA की वैल्यू भले बेशक ना दी हो, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, K5N से। तो अब हमारे पास क्या हो गया, IA RA भी मिला हुआ है, ठीक है, ये जो सप्लाई वोल्टेज भी दिया हुआ है, EA को हमने रिप्लेस कर दिया K5N, और N क्या है, आपकी स्पीड है। अब आपको यहाँ से क्या चीज मिल जाएगी, यहाँ पे 220 आ गया, और K5 की वैल्यू कितनी है, 5.5 आ गई, और N उससे N तो मालूम करना है, और IA जो है आपको यहाँ से मिल गया 20 एम्पियर, और फिर जो RA की वैल्यू उसमें दी हुई है, सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास स्पीड आ गई। ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बात जी कंफ्यूजन सर, हो, आ गई सर। ठीक है। तो सवाल जब भी इस तरीके का हो, अब देखो सवाल में सिर्फ आपके लर्निंग के लिए दो चीजें आपको मिल गई, क्योंकि स्पीड के से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स किए थे, अब बारी है कि टार्क के हिसाब से प्रॉब्लम्स करें। तो उसमें टार्क का फॉर्मूला एक ये हो गया, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ जो आर्मेचर जो आपके पास बैक ईएमएफ है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें के फॉर्म में, उसका फॉर्मूला ये दो न्यू चीजें होंगी आप लोगों के लिए, बल्कि ये फॉर्मूला तो बताया हुआ है पहले लेक्चर्स में। तो ये इसको उससे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास इजीली ये वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहला पार्ट इसके साथ ही कंप्लीट हो गया हमारा। कैलकुलेट दी फील्ड करंट भी हमारा पास आ गया, और आर्मेचर करंट और स्पीड तीनों चीजें आ गई, ठीक है। ये आपकी आर्मेचर करंट, फील्ड करंट तो सबसे पहले मालूम किया था, और स्पीड भी आ गई, तीनों चीजें आ गई। जी सर, आ गई। ठीक है, तो ये जो है इसी के साथ ही मैं आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करूंगा, और किसी को जो भी क्यूरी हो पूछना, बाकी जो प्रॉब्लम से आप सवाल कर सकते हैं, या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेम तरीके से जो शंट और से के थ्रू तो इसका टास्क के हिसाब से तो प्रॉब्लम की है, बाकी सीरीज और उसमें उसके भी हैं बिल्कुल फार्मूलाज हैं, उसके हिसाब से भी होंगे, मगर प्रोसीजर सबका सेम है। अगर लॉजिक समझ में आ गई तो मेरे ख्याल में आपको ये हो या वो, सिर्फ फार्मूला रिप्लेस करेंगे तो आप इजीली कर जाएंगे। तो वो बिल्कुल सर। कुछ मैं चीजें शेयर कर दूंगा उनके भी प्रॉब्लम्स, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ वो करूंगा, फिर उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। तो अभी तक ओके ओके सर। किसी को भी कोई क्यूरी हो, समझ में ना आई हो, तो चीजें बेशक पूछ ले, नो किसी सर, को। सब आ गया लगभग। चलो फिर सबको क्लियर है, कौन कौन जी है, सर। आनी असदुर्रहमान और बिलावल साहब। जी सर, अगर कुछ हुआ तो आपको मैसेज करके पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ कोई मसला नहीं, आप कभी भी ग्रुप में मैसेज कर लें जनरल। और तो इसी के साथ मैं फिर आज के लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ, वैसे ही मीटिंग ना एंड हो जाएगी, तो मैं पहले खुद एंड कर देता हूँ। तो फिर ओके, फिर ठीक है सर, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। धन्यवाद।